वेलकम एवरीवन। तो केवीएस पेडागोजी की यूनिट 5 जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है। ये टॉपिक नंबर 3 है। इससे पहले वाली जो टॉपिक्स हैं उनकी पीडीएफ कैसे एक्सेस करनी है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स यानी बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जो है वो क्या हैं, प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग उनकी संरक्षण और उनके लिए प्रावधान। और आरटीई 2009 की पीडीएफ का तो खैर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्योंकि एक भी पॉइंट हम मिस नहीं कर सकते। उसमें पूरा लिखा हुआ आरटीई 2009। अब मैं यहाँ से कुछ उठा के करवा दूँ और फिर पॉइंट कहीं और से क्वेश्चन बन के आ जाए, है ना। तो इसलिए इन टॉपिक्स को पूरा पूरा आप लोगों को कवर कर लेना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के सब टॉपिक्स जो हैं वो क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड राइट्स के जो चाइल्ड राइट्स यानी बच्चों के अधिकार जो हैं, बाल अधिकार हैं, जब आप उनको सेट कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यानी उसके लिए क्या सिद्धांत हैं जब भी आप चाइल्ड राइट्स की बात करते हो। उसके बाद प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट। सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट, इस बात पे ज़्यादा ध्यान दो कि स्कूल के अंदर बच्चों को सुरक्षित जो है पर्यावरण मिले, उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन या क्या क्या प्रोविजंस जो है वो किए गए हैं, ठीक है। और आरटीई 2009 की पीडीएफ तो जो है वो मैं शेयर कर ही चुकी हूँ, टेलीग्राम पर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी बाल अधिकारों के मार्गदर्शक सिद्धांत। कि जब भी आप चाइल्ड राइट्स या बालकों के अधिकार जो हैं उनको व्याख्यात कर रहे हो या सेट कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो ये 4 सिद्धांत जो हैं दिए गए हैं कि आपको इन 4 सिद्धांतों के आधार पर ही चाइल्ड राइट्स जो है वो बनाने हैं। इनको ध्यान में रख के आप चिल्ड्रंस के लिए जो राइट है वो बनाइए। ये जो हैं ये दिए हैं यूएनसीआरसी यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इन्होंने ये 4 प्रिंसिपल दिए हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल या सिद्धांत है गैर भेदभाव, कि किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए, जो भी पॉलिसी या प्रोविज़न आप बना रहे हो। सेकंड, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, कि जो बच्चे हैं उनके सर्वोत्तम हित का ध्यान आपको रखना है कि इनसे उनको बेनिफिट हो, किसी भी तरह का नुकसान ना हो। थर्ड प्रिंसिपल है द राइट टू सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, अस्तित्व और विकास का अधिकार। जो चिल्ड्रन हैं उन्हें डेवलपमेंट यानी उनके विकास का अधिकार है और उनके अस्तित्व यानी उन्हें लाइफ का भी अधिकार है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप जो राइट्स हैं वो बना सकते हैं। द व्यूज़ ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे के विचार हैं उनका अपना व्यू, ओपिनियन, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये 4 सिद्धांत हैं जिनके बेसिस पे आप चाइल्ड राइट्स या प्रोविजंस जो हैं वो बना सकते हैं। तो अभी ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 2 के फर्स्ट पैराग्राफ में ये दिया गया है कि स्टेट पार्टीज शैल रिस्पेक्ट एंड एंश्योर द राइट सेट फोर्थ इन द प्रेजेंट कन्वेंशन टू ईच चाइल्ड विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। यहाँ पे ये कहते हैं कि बच्चे के माता पिता या स्टेट पार्टीज जो भी इनके लिए राइट्स बना रहे हैं उन्हें ये ध्यान रखना है कि चाइल्ड है वो उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। नाउ डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे? रेस, कलर, गार्डियन, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, धर्म, राजनीतिक ओपिनियन, नेशनल, एथनिक और सोशल ओरिजिन, पोवर्टी, डिसेबिलिटी, बर्थ या अदर स्टेटस, यानी किसी भी तरीके का। देखो ये सारे हैं ना, इनमें से कोई एक भी ऑप्शन क्वेश्चन इस तरीके से बना देगा कि मान लो कि चाइल्ड के साथ रिलीजन, पॉलिटिकल या ओपिनियन या नेशनल, एथनिक किसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो ये कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल जो है उसके अंडर आता है? तो ये आता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रिंसिपल है उसके अंडर। सेकंड इज बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ द चाइल्ड, के बच्चे के सर्वोत्तम हित का आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 3-1 यहाँ पे कहता है कि इन ऑल एक्शंस कंसर्निंग चिल्ड्रन वेदर अंडरटेकन बाय पब्लिक और प्राइवेट सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस, कि जो भी इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान है, चाहे वो पब्लिक है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कि जिन्होंने भी बच्चे की जिम्मेदारी ली है
वहाँ पर उनके इंटरेस्ट का, उनके हितों का जो है ध्यान रखा जाए। कोर्ट्स ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज और लेजिस्लेटिव बॉडीज, द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड शैल बी ए प्राइमरी कंसिडर, कि सबसे पहले जो प्राथमिक विचार होगा वो उनके सर्वोत्तम हित का होगा, कि उनका सबसे अच्छे तरीके से डेवलपमेंट या उनका किस तरीके से ध्यान जो है रखा जा सकता है, उनका भला जो है वो किस चीज़ में है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द राइट टू सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, कि हर किसी को अस्तित्व और विकास का अधिकार है। अस्तित्व यानी आपका अस्तित्व रहे, आप रहें। ठीक है। विकास यानी आपका एक प्रॉपर डेवलपमेंट भी हो। तो ये जो प्रिंसिपल है, इट डायरेक्टली रिलेटेड टू चिल्ड्रन इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। यहाँ पर जो बच्चे के इकोनॉमिक यानी आर्थिक और सामाजिक जो अधिकार हैं वो दिए गए हैं इन द राइट टू लाइफ आर्टिकल। जो राइट टू लाइफ आर्टिकल है यानी जिंदगी का जो अधिकार है उसमें। इट इंक्लूड्स द राइट टू सर्वाइवल। देखा आ गया ना, अस्तित्व यानी आप अस्तित्व में रहें, आपको जीने का अधिकार है। एंड डेवलपमेंट विच इज़ फॉर्मुलेटेड इन आर्टिकल 6:2, यानी 6:2 आर्टिकल में जो दिया गया है कि वहाँ पे आपको डेवलपमेंट जो है आपकी अच्छे तरीके से हो, चाहे वो सोशल है, इमोशनल है, मोरल है, हर तरीके से आपको डेवलपमेंट के उचित मौके जो है वो दिए जाएं। पार्टीज शेल एंश्योर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल द सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, कि जितना हो सके आप बच्चों को वो संभव विस्तार देंगे जिससे उनका डेवलपमेंट और उनका सर्वाइवल प्रॉपर तरीके से हो पाए। नाउ फोर्थ प्रिंसिपल इज द व्यूज ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के अपने क्या विचार हैं, उसका अपना क्या ओपिनियन है। इसका सीधा सीधा एम ये है कि जो चाइल्ड है उसके व्यू, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसको भी हमें रिस्पेक्ट देनी है। जो चाइल्ड है यहाँ पे उसको भी एज ए इंडिविजुअल जो है कंसिडर किया जाना चाहिए, जिसके अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग और जिसके अपने खुद के ओपिनियंस हो सकते हैं। टू लिसन टू हिम और हर, उसकी बात जो है वो सुनी जानी चाहिए। ये जो प्रिंसिपल है ये आर्टिकल 12:1 में फॉर्मुलेटेड है, विच स्टेट्स दैट, जो कहता है कि स्टेट पार्टी शैल अश्योर टू द चाइल्ड हु इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हिज और हर ओन व्यूज़ द राइट्स टू एक्सप्रेस दोज व्यूज़ फ्रीली, कि जो चाइल्ड है वो अपने व्यूज़ जो है उनको प्रैक्टिस कर सकता है और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को फ्रीली यानी स्वतंत्र तरीके से वो उन विचारों को व्यक्त भी कर सकता है, क्यों, ताकि उसकी बात जो है वो सुनी जाए। चाइल्ड बीइंग गिवन ड्यू वेट इन अकॉर्डेंस विद एज एंड मेच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड, उसकी एज और उसकी मेच्योरिटी यानी उसकी उम्र और उसकी परिपक्वता को देखते हुए उसकी जो बातें हैं, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको महत्व भी दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक 5 साल का बच्चा कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है अपना कि नहीं मुझे ऐसे करना है, और एक 18 साल का बच्चा कहता है, ठीक है, तो दोनों की जो वेटेज है ना, उसको एज और उसकी परिपक्वता के हिसाब से वो दी जानी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं 4 ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन जो हैं उनके राइट क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के अधिकारों में सबसे पहला है राइट टू सर्वाइवल यानी उत्तरजीविता का अधिकार। यहाँ पे जो चाइल्ड है ना, उसको ज़िंदगी जीने का अधिकार है। दूसरा ये जो राइट टू सर्वाइवल है इसके एक्सप्लेन की पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कोई भी एक पॉइंट दे दे, जैसे न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसके अंडर आता है, तो राइट ऑफ चिल्ड्रन में किसके अंडर आता है, राइट टू सर्वाइवल के अंडर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, द बेस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के सर्वोत्तम प्राप्य मानक, कि बच्चा जो है वो अपनी हेल्थ को भी बेस्ट अच्छे तरीके से अटेन कर पाए, मेंटेन कर पाए, इसका भी उसको अधिकार है। न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, न्यूट्रिशन यानी पोषण का अधिकार है और पर्याप्त जीवन स्तर उसका होना चाहिए, उसका भी उसको अधिकार है। अब न्यूट्रिशन के लिए जैसे आगे आप पढ़ोगे ना कि प्रोविजंस क्या क्या है, तो उसमें मिड डे मील स्कीम जैसे गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करती है ना, ये सारी चीज़ें। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ नेम एंड नेशनैलिटी, जो चाइल्ड है उसको सर्वाइवल में किस चीज़ का अधिकार है कि उसके बर्थ, उसके जन्म का रजिस्ट्रेशन हो, उसका नाम और उसे राष्ट्रीयता की एक आइडेंटिटी जो है वो मिले, ये उसके अधिकार हैं। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं।
सेकंड इज राइट टू प्रोटेक्शन यानी संरक्षण का अधिकार। जो चाइल्ड है यहाँ पे उसे प्रोटेक्शन का यानी सुरक्षित रहने का पूरा पूरा अधिकार है। जिस भी कंट्री, स्टेट, घर या कम्युनिटी में वो रह रहा है उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। उसे किसी भी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो। तो यहाँ पे जो राइट टू प्रोटेक्शन है या इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जितने भी तरह के दुर्व्यवहार हैं उनसे फ्रीडम, स्वतंत्रता। एब्यूज़ नहीं होना चाहिए, अमानवीय व्यवहार और जो अपमानजनक व्यवहार है उसके लिए वो नहीं होना चाहिए कभी भी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़, कि उन्हें नशीली दवाएं नहीं देनी हैं। डिजीज़, इस तरीके की कोई बीमारी उनको जो है उससे उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, या डिजीज़ जो है अगर हो भी गई है तो उन्हें उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। एंड डिसेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन, कि बच्चों को विकलांगता या कोई भी बीमारी है उनसे सुरक्षा जो है वो उनको प्रोवाइड की जाए। थर्ड इज़ राइट टू डेवलपमेंट, विकास का अधिकार। जो बच्चे हैं उन्हें अपना विकास करने का पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिए, चाहे सोशल है, इमोशनल है, इकोनॉमिक है, हर तरीके का विकास करने का उन्हें अधिकार है। तो ये पॉइंट क्या कहता है, राइट टू बी एजुकेटेड, शिक्षा का अधिकार। टू रिसीव सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट, उसका जो विकास है उसके लिए उसे सपोर्ट मिले। एंड केयर ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, के जब बच्चा छोटा होता है और वो अपनी खुद की केयर नहीं कर पाता उस समय उसे केयर का यानी उसकी कोई देखभाल करे उसका भी अधिकार उसे है। और एंड सोशल सिक्योरिटी, उसे सामाजिक रूप से भी सिक्योरिटी जो है मिलनी चाहिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू लीजर, टू रिक्रिएशन एंड टू कल्चरल एक्टिविटीज़। बच्चों को जो है कल्चरल एक्टिविटीज़, मनोरंजन या इन सब गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार भी है। द फोर्थ राइट इज़ राइट टू पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी का अधिकार। यहाँ पे जो चाइल्ड है उसे पूरी फ्रीडम जो है वो होनी चाहिए, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, कंसाइंस एंड जो धर्म की स्वतंत्रता है, ये सारी अभिव्यक्तियाँ करने का अधिकार उसे होना चाहिए। वो पार्टिसिपेट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके के काम में, वो अपना कोई भी धर्म जो है वो चुन सकता है। यहाँ पे नाउ अभी जो राइट्स हैं ये हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अभी मेन टॉपिक जो है उस पे आते हैं कि प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट। अब ये इतने सारे जो चाइल्ड राइट्स हमने पढ़ लिए उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है और उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस जो हैं वो गवर्नमेंट ने बनाए हैं ताकि उन्हें एक सेफ़ और सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट यानी सुरक्षित स्कूल पर्यावरण जो है हम उन्हें अवेलेबल करा पाएँ। इसको पढ़ने के लिए पहले हमें अधिकारों का पता भी तो होना चाहिए ना, इसलिए ये सारा हमने कवर किया है और ये सारा इस टॉपिक के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस टॉपिक को हम कवर करेंगे टू प्रोवाइड, सिर्फ स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, वैसे तो कम्युनिटी, फैमिली और सोसाइटी मतलब इन सारी चीज़ों में भी सेफ्टी है, बट यहाँ पे सेफ़ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट जो है उस पर एम्फेसाइज किया गया है। तो इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी वैसे भी हम कवर कर चुके हैं। टू प्रोवाइड ए सेफ स्कूल एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रन विच इज़ देयर राइट। यहाँ पे ये कहता है कि जो एनवायरनमेंट है स्कूल का, जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ने के लिए गया है, वो वातावरण सुरक्षित हो, ये उसका अधिकार है। नाउ अधिकारों से पहले हम बात कर लेते हैं कि स्कूल सेफ्टी के घटक क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कि मतलब किन किन चीज़ों से बनती है स्कूल सेफ्टी, की एक स्कूल जो है वो सेफ कैसे है। सबसे पहले उसमें हेल्थ एंड हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस, ये पॉइंट्स जो हैं आपको सही से नोट करने हैं, ठीक है। हेल्थ एंड हाइजीन, उसे अपनी स्वास्थ्य और स्वच्छता का अधिकार है, यानी स्कूल जो है उसमें क्लीनलीनेस, सफाई जो है वो मेंटेन रहे। साइको सोशल एस्पेक्ट, यानी स्कूल जो है वहाँ पे चिल्ड्रन को मनोवैज्ञानिक या सामाजिक जो पहलू है उस वहाँ पे उसको सेफ्टी मिले, वहाँ पे उसे किसी तरीके का इमोशनल अब्यूज़, मेंटल हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग या इंटिमिडेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आमतौर पर होता है बच्चों के साथ कि उन्हें बहुत ज़्यादा डांटा जाता है, मारा पीटा जाता है। पहले के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा थी फिजिकल पनिशमेंट, अब तो खैर ऐसा ये बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके का एस्पेक्ट बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए। एक स्कूल में उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड कराना है।
थर्ड कंपोनेंट है फिजिकल सेफ्टी। बच्चों की फिजिकल यानी शारीरिक सुरक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नो फिजिकल पनिशमेंट, किसी भी तरीके की फिजिकल पनिशमेंट नहीं, फिजिकल अब्यूज़ नहीं, सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं, किसी भी तरीके का यौन शोषण, शारीरिक शोषण और शारीरिक दंड जो है वो बच्चों को बिल्कुल नहीं दिया जाना है। और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इनके लिए, ठीक है, किसी को ये करना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, देखो जब बच्चे की सेफ्टी की बात हो रही है तो स्कूल की बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से बनी होनी चाहिए, उसका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी की बात है। सेकंड, क्लासरूम जो है वो एयर ही होना चाहिए, मतलब उसमें हवा पास होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर विंडोज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि बंद कमरा है, कोई खिड़की नहीं, अंधेरा है, उससे बच्चों के विजन पे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो क्लासरूम है कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उनमें, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट इज़ लेबोरेटरी। लैब्स जो है स्कूलों में होनी चाहिए, किचन जो है प्रॉपरली होना चाहिए। अब लैब्स और किचन के साथ जो लेबोरेटरीज़ हैं वहाँ पर असिस्टेंट वगैरह होंगे, केयर टेकर्स होंगे, है ना, जो बच्चों का वहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो उसको प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे उस प्रोसेस को। टॉयलेट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से बने हुए होने चाहिए, और सबसे पहला पॉइंट तो है कि होने चाहिए। सेकंड है कि उनमें क्लीनलीनेस भी जो है प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ ड्रिंकिंग वाटर। बच्चों को सेफ और साफ पानी जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए। पीने का पानी जो है उनके लिए बहुत मतलब एक हेल्थ का, चिल्ड्रन जो हैं अब 2 पीरियड के बाद 3 पीरियड के बाद वो पानी पीने तो जाते ही हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनके लिए क्लीन वाटर जो है वो अवेलेबल कराया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड सेफ्टी। ये क्लासरूम से दूर होना चाहिए और इसका सेफ्टी जो है उसका पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे जो है वो इधर उधर अगर चले भी जाते हैं तो वहाँ पे वो सब वायर वगैरह लटकी हुई है या वो ओपन ऐसे ही छोड़ी हुई है, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो एरिया जो है इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम का वो बिल्कुल ही अलग होना चाहिए, और वहाँ पे चिल्ड्रन जो हैं उनको प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्लेग्राउंड। देखो प्लेग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेग्राउंड है यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और उनकी सेफ्टी जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि खेलते टाइम बच्चों को चोट भी लग सकती है। इसलिए प्लेग्राउंड जो है उसमें मॉनिटरिंग के लिए स्टाफ जो है वहाँ पर रहना चाहिए। मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ्टी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स के जो खेल हैं या इससे संबंधित मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है सेफ्टी के वो होने चाहिए। फायर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी अगर आग लग जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए प्रबंधन होने चाहिए। अर्थक्वेक मैनेजमेंट, कि अगर अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, उसके लिए भी मैनेजमेंट स्कूल के अंदर होना चाहिए। मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ्टी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। अच्छा ये पॉइंट जो है दोबारा आ गया, इसको छोड़ देना। बाउंड्री वॉल्स एंड गेट्स। स्कूल के बाउंड्री की जो दीवारें हैं और जो गेट हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही पड़े हैं, गेट खुला पड़ा है, कोई भी जानवर आ जाए अंदर या और कोई चीज़ है ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल प्रीमाइज एंड सराउंडिंग। जो स्कूल का परिसर बनाया गया है, ठीक है, और उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो किसी लोकल एरिया में स्कूल है या किसी और एरिया में स्कूल है जहाँ पे आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है, फैक्ट्री है, बहुत पोल्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें चिल्ड्रन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ना, तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बैरियर फ्री फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। यहाँ पे स्कूल जो है वो बैरियर फ्री होना चाहिए विकलांग बच्चों के लिए, उनके लिए कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टेयर्स जो हैं वो तो हैं लेकिन रैंप नहीं है, तो डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन है, मान लो जो चल नहीं सकता, जो व्हील चेयर पे है, वो स्टेयर्स से कैसे जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर्स टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम डेंजर्स ऑफ वाटर एंड ड्राउनिंग। के
मान लो कई स्कूलों में इस तरीके से होता है ना, आजकल स्विमिंग पूल्स भी बन रहे हैं, सबको पता है। तो वहाँ पे पानी का खतरा जो है, जहाँ पे भी पानी की स्टोरेज है स्कूल में, वहाँ से बच्चों को दूर रखना चाहिए। और अगर ऐसी कोई एक्टिविटी भी है वहाँ पे, तो उनको ड्राउनिंग से यानी डूबने से बचाना है। सेफ्टी इन स्कूल ट्रांसपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में ही जो है बच्चे आते जाते हैं अपने घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो वहाँ पे उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ कैसे कर सकते हैं हम, जो बसेज़ हैं उनमें आजकल आपको पता है सीसीटीवी कैमराज़ होते हैं। स्कूल के जो स्कूल का जो भी प्रीमाइज़ होता है या क्लासेस होती हैं, उनमें सीसीटीवी कैमराज़ होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो ये सारे जो हैं स्कूल से रिलेटेड उन्हें किस तरीके की सेफ्टी जो है मिलनी चाहिए, ये हम अब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, कि कौन कौन से प्रोविज़न या प्रावधान हैं जो बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण क्रिएट करते हैं, या उनके लिए कौन कौन सी ऐसे रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ और प्लान्स जो हैं बनाए गए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर एसोसिएशंस, ठीक है, जिससे चिल्ड्रन जो है उनकी वेलफेयर यानी उनकी कल्याण और उनके विकास के लिए ये नीतियाँ और योजनाएं जो हैं वो बनाई गई हैं। अब इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक लेंदी है, क्योंकि सारे एस्पेक्ट्स को ही हमने कवर किया है। अब देखो, अब प्रोविजंस डिस्कस करेंगे हम। पहला प्रोविजन देखो, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान यानी एसएसए, एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूल की एजुकेशन ये 2018 में जो है लॉन्च किया गया है। नाउ जितने भी ये पॉलिसीज़ और ये जो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, इनको डिटेल में इनके मेन मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। समग्र शिक्षा अभियान ये 2018 में लॉन्च हुआ था। इसमें प्री से लेके क्लास 12 तक जो है इन बच्चों के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। इसका मेन गोल क्या है, इम्प्रूव स्कूल अफेक्टिवनेस, यानी जो स्कूल की शिक्षा है उसको और ज़्यादा अफेक्टिव कैसे बनाया जाए, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे किया जाए। मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, जो बच्चे हैं उनको बराबर अधिकार और अवसर जो हैं उनको मिले। इक्विटेबल लर्निंग आउटकम्स, और उनकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको पूरा पूरा अधिकार मिले कि वो उनको मैक्सिमाइज करें। नाउ जो समग्र शिक्षा अभियान है, इसके अंडर 3 स्कीम्स यानी 3 स्कीम आती हैं। सबसे पहला है सर्व शिक्षा अभियान, सबके लिए शिक्षा। दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, और तीसरा है टीचर एजुकेशन यानी टीचर्स के लिए शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर 3 योजनाएं शामिल हैं। यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि एसएसए या रमसे या टीचर एजुकेशन जो है वो किस ये जो तीनों स्कीम है ये कौन सी इसकी स्कीम के अंडर आती हैं, ठीक है, कौन से अभियान के अंडर आती हैं। तो ये किसके अंडर आती है, समग्र शिक्षा अभियान के अंडर आती हैं। ये जो स्कीम है इनका विजन क्या है, इनका दृष्टिकोण है टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, कि सभी बच्चे जो हैं उनको इंक्लूजन यानी सब तरह के चिल्ड्रन जो हैं, चाहे डिसेबल हैं चाहे डिफरेंटली एबल्ड हैं, उन सबको क्लास में इंक्लूड किया जाए। इक्विटेबल और इक्वल क्वालिटी की एजुकेशन जो है उन्हें मिले प्री टू सीनियर सेकेंडरी स्टेज, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक। ना यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जो स्कीम ये जो स्कीम है इनका विजन क्या है, ठीक है, या फिर इक्विटेबल और क्वालिटी एजुकेशन देने का जो स्कीम है वो जो विजन है वो कौन सी स्कीम के अंडर आता है, ठीक है। विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर एजुकेशन, कुछ जो गोल्स हैं वो बनाए जाते हैं कि इस ईयर तक हम ये अचीव कर लेंगे, है ना। तो ये सारे गोल्स जो हैं इन स्कीम्स के अंडर आते हैं। नाउ मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है इन स्कीम्स के, ये जो स्कीम है इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, है ना, प्रमुख उद्देश्य। सबसे पहले प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, की बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उनको दी जानी चाहिए, ऐसे नहीं रट्टाफिकेशन, समझ रहे हो। नेक्स्ट इज एनहांसिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो बच्चों की लर्निंग है उनके सीखने के परिणाम हैं उनको हम बढ़ा पाएँ। ब्रिजिंग सोशल एंड जेंडर गैप्स इन स्कूल एजुकेशन, जो विद्यालय की शिक्षा है उसमें जो भी सामाजिक और लैंगिक जो अंतराल आया हुआ है कि गर्ल्स बॉयज़ अलग इस तरीके से, है ना,
उनको ब्रिज करना, उस डिफरेंस को भरना, एंश्योरिंग इक्विटी एंड इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब हर तरीके के स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो क्लास में एडमिशन ले और उसे इक्वल तरीके से जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। एंश्योरिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स इन स्कूलिंग प्रोविजन, जो विद्यालय के न्यूनतम मानक हैं उनको एंश्योर करना। प्रमोटिंग वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है उसको बढ़ावा देना, कि बच्चे जो है वो वोकेशनल यानी व्यवसाय से रिलेटेड शिक्षा भी ग्रहण कर पाएं। सेकेंड इज नेशनल मिनिमम गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग क्रैशेस अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। जो चाइल्ड राइट्स है उसके अंडर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है या गाइडलाइन जो है ये है कि मैटरनिटी यानी जब जो मदर होती है वो प्रेग्नेंट होती है या फिर जब उसको एक बच्चा जो है वो हो जाता है, तब उसको कौन कौन से अधिकार हैं, या जो चाइल्ड है उसको कौन कौन से अधिकार है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसे अपनी मदर की केयर की बहुत ज़रूरत उस टाइम पर होती है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या जो प्रावधान है, प्रोविजन है वो बनाए हैं। गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सबसे पहले तो ये दिया है किसने, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री ने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये गाइडलाइन जो है जारी की है। किसी भी तरीके का संस्थान है हैविंग 50 और मोर एम्प्लॉयज, जिसमें 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, शैल हैव द फैसिलिटी ऑफ क्रैशे। वहाँ पे क्रैशे यानी बाल गृह, शिशु गृह, जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है उसकी सुविधा होनी चाहिए, ताकि जो वर्किंग वीमेन है वो अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आ सकें और टाइम टाइम पर उन्हें देख भी सकें। उन्हें वो वहाँ पर शिशु गृह में छोड़ देंगी और वहाँ पे अपना काम करती रहेंगी, और जब उन्हें सही लगेगा वो अपने बच्चे को जाके मिल भी सकती हैं। तो शिशु गृह जो है वो होने चाहिए, 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे के लिए होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन तीनों में से कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि जो शिशु गृह है वो कहाँ, कितनी एज के बच्चों के लिए होना चाहिए, किसने इसको दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको दिया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड यहाँ से बनते हैं। Now third is the Maternity Benefit Amendment Act 2017। 2017 में आया ये एक्ट, मातृत्व लाभ। ये क्या कहता है कि अगर आप अडॉप्टिंग द चाइल्ड, किसी बच्चे को गोद ले रहे हो, तो वहाँ पे जो आपकी लीव रहने वाली है, यानी अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आप लीव ले सकते हो। पहले ये थी 12 वीक, 12 सप्ताह थी, और अब इसको जो है बढ़ा दिया गया है इस पीरियड को 12 से 26 सप्ताह के लिए, यानी आप 26 वीक की जो लीव है वो ले सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। और ये एक्ट, इसने एक प्रोविज़न ये भी दिया है, क्या, वर्क फ्रॉम होम, आप घर से भी जो काम है उसको कर सकते हो। दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 26 वीक लीव पीरियड। जो 26 सप्ताह आपने अगर लीव पीरियड कंप्लीट कर लिया है उसके बाद भी आप जो है घर से काम कर सकते हो। द फोर्थ रूल इज, या द फोर्थ एक्ट जिसे हम कह सकते हैं, ये है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन। ये आया है 2016 में। सबको पता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों का काम करना मना है। देखो, काम करना ऐसे मना नहीं कि घर पे कोई कप भी उठा के नहीं देगा, वो वाला नहीं। जो हैज़ार्डस वर्क है, हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन, यानी जो खतरनाक, जो बच्चों के लिए बहुत बिल्कुल भी सही नहीं है, बाल मजदूरी करना, उनके साथ सामान उनसे उठवाना, बोझा डलवाना, जो फैक्ट्रीज जो हैं उनमें काम करवाया जाता है ना, तो वो उस तरीके के जो हैज़ार्डस वर्क हैं चिल्ड्रन के लिए, वो बिल्कुल ही बंद कराए गए हैं। वो एज उनकी शिक्षा प्राप्त करने की एज है, इसलिए ये जो एक्ट है ये बनाया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे इस तरीके के जो काम है वो नहीं करवाए जाएंगे। चाइल्ड लेबर का ये जो एक्ट है 2016 में इंट्रोड्यूस किया इसने कॉन्सेप्ट को, अडोलसेंट लेबर को। अडोलसेंट लेबर यानी जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं, यानी 14 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, इन्हें
As a person between the ages 14 to 18 years, the act permits employment of adolescents except in hazardous occupation. यहाँ पे ये कहता है कि 14 to 18 एज के जो बच्चे हैं, अगर आप उनसे काम करवा रहे हो तो आप ऐसा काम उनको करवाओ जो नॉन हैजार्डस हो, मतलब उनके लिए खतरनाक ना हो, उनके लिए, उनके हेल्थ के लिए। क्योंकि आजकल तो 14-14, 15-15, 12-12, 13 साल के बच्चे कहीं और बहुत स्मार्टली टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी कमाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हैज़ार्डस नहीं है, वहाँ पे वो लोग काम कर सकते हैं, है ना। जैसे टेलीविज़न में चाइल्ड एक्टर जो होते हैं, है ना, वो उनके लिए हैज़ार्डस नहीं है। तो ये सीधे सीधे कहता है कि 14 से 18 साल के बच्चे या उससे पहले भी जो हैं, उनके लिए काम हो सकता है अगर वो काम नॉन हैज़ार्डस हो। द फिफ्थ रूल इज द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। जो पर्सन यानी या जो चाइल्ड या जो बच्चे या व्यक्ति कोई भी है, अगर उसके पास कोई डिसेबिलिटी है, किसी भी तरीके की विकलांगता है, तो ये रूल आया है 2016 में। उसके लिए क्या क्या अधिकार हैं? उनके जो अधिकार हैं वो रहेंगे राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, लाइफ, उन्हें ज़िंदगी का अधिकार है, विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, कि वो डिग्निटी यानी अपने आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जो है वो जी पाएँ। इंटीग्रिटी इक्वली विद अदर्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो बाकी सब के साथ मिलजुल कर रहें। अगर कोई विकलांग है तो उसे किसी अलग कम्युनिटी में नहीं फेंका जाना चाहिए, वो सामान्य जो समाज है उसी में रहेगा, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, सम्मानपूर्वक जो है वो अपनी ज़िंदगी जिएगा। सच एज एजुकेशनल, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल, किसी भी तरीके का एस्पेक्ट है वहाँ पर उसे इक्वालिटी मिलनी चाहिए। दिस एक्ट, ये जो एक्ट है, एलेबोरेट्स ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ एंटाइटलमेंट्स and gives direction to the appropriate governments for the education, skill development, employment, social security, health, rehabilitation and recreation of such children। जो इस तरीके के बच्चे हैं जो विकलांग हैं, ठीक है, उन्हें पूरा पूरा हक है कि जो गवर्नमेंट है उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा, उनके स्किल डेवलपमेंट, उनके रोज़गार, उनकी सामाजिक सुरक्षा और हर तरीके का जो भी सुविधाएं हैं उन्हें मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है सिक्स्थ, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016, यानी प्लान ऑफ एक्शन, अब कुछ कार्य करने हैं, राष्ट्रीय कार्य योजना। ये किस पे फोकस करती है? इट इज़ कमिटेड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द चिल्ड्रन, के सभी बच्चों को समान अवसर जो है वो प्रदान किए जाएं और उनकी अधिकारों की जो है वो रक्षा हो। दिस प्लान इंटेंड्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फोकस टू एड्रेस वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन, के बच्चों की जो कमज़ोरियां हैं उनको दूर किया जाए। क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक क्लीन स्लेट होते हैं, उनके अंदर जो भी कमज़ोरियां हैं, जो भी गुड हैबिट्स हैं, बैड हैं, जो भी हैं, जो आपने पॉलिसीज़ बना दी उनको इंश्योर करो, उनको एक्शन में लेके आओ, और जो चाइल्ड हैं उनके राइट्स को आप प्रोटेक्ट कीजिए और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड कीजिए। वल्नरेबल चिल्ड्रन, जो कमज़ोर बच्चे हैं एक तरीके से, इंक्लूड सोशियो इकोनॉमिकल, चाहे उनका सोशल आर्थिक उनका कोई स्टेटस है, डिसेबिलिटी है, स्ट्रीट या होमलेस चिल्ड्रन है, चाइल्ड लेबर है, माइग्रेंट है ना, बेघर बच्चे हैं, जो प्रवासी बच्चे हैं, या ट्रैफिक्ड चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ यानी जो कानूनी तौर पर अपराधी बच्चे हैं, होते हैं ना जो बच्चे 18 से कम के होते हैं, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है, ये सारी कैटेगरीज वनरेबल चिल्ड्रन में आती हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है और उसके लिए कौन सा एक्ट है। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन जो है ये एक्ट है इनके लिए, ठीक। नेक्स्ट रूल इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ये आई थी 2015 में और इस स्कीम ने वाकई बहुत अवेयरनेस जो है वो फैलाई है टू एड्रेस जेंडर इम्बैलेंस। जो जेंडर इम्बैलेंस है हमारी कंट्री के अंदर या स्टेट्स के अंदर, के मेल्स ज़्यादा हैं और फीमेल्स कम हैं। तो इस स्कीम के अंडर क्या क्या चीज़ें जो है वो आई कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड जो है उसको ख़त्म किया जाए। ऑब्जेक्टिव्स आर, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बायस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, यानी जो लिंग पक्षपाती यानी जो गर्ल्स हैं उनका अबॉर्शन करा दिया जाता है। एंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं उनका सर्वाइवल और उनको प्रोटेक्ट करना ये हमारा ही काम है।
तो उसको इंश्योर करने के लिए ये जो स्कीम है वो लाई गई है, ठीक है, ताकि गर्ल्स जो है उनको इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ और वो इक्वली अपना पार्टिसिपेशन जो है, चाहे नेशनल डेवलपमेंट है, स्टेट डेवलपमेंट है, चाहे वो उनकी खुद की डेवलपमेंट है, वो अपने डिसीजंस ले पाएँ, उन्हें शिक्षा का अधिकार हो, जीने का अधिकार हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। 8th इज़ द जुवेनाइल जस्टिस। जुवेनाइल जस्टिस में आपको बताऊंगी क्या होता है। केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015 में आया ये किशोर न्याय। देखो यहाँ पे किशोर न्याय का क्या मतलब है, जैसे जो चिल्ड्रन है वो अगर किसी कानूनी कार्यवाही में अटके हुए हैं या उन्होंने कोई ऐसा क्राइम कर दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे उनके लिए अलग न्यायालय जो है वो बनाए जाते हैं, जिन्हें हम जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जुवेनाइल जस्टिस। यहाँ पे ये क्या कहता है, ए रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन। हर बच्चे के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए, वेदर अलेज्ड और फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट, चाहे उनके ऊपर किसी तरीके का आरोप हो या फिर वो किसी तरीके के लॉ में या कानून के साथ संघर्ष में हो या फिर बंधे हुए हो। उन्हें केयर का अधिकार है, प्रोटेक्शन का अधिकार है, बाय केटरिंग टू देयर बेसिक नीड्स थ्रू प्रॉपर केयर, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। ये अगर आपने थोड़े बहुत भी अवेयर हो तो आपको पता होगा, जो 18 से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, अगर वो किसी अपराध में होते हैं तो वहाँ पे उन्हें बाल सुधार गृह में जो है वो भेजा जाता है, ठीक है। तो ये जस्टिस, इनके कोर्ट जो है वो अलग होते हैं, न्यायालय अलग होते हैं, और इनके लिए जो सज़ा वगैरह होती है वो कम होती है, मतलब उनको अलग तरीके से डील किया जाता है। तो बाल अधिकारों के जो कानून है वो अलग होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो एक्ट, ये एक्ट 2012 में आया, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चों के खिलाफ जो यौन अपराध होते हैं उनके साथ, ठीक है, उनसे बचाने के लिए एक्ट जो है आया है। ये एक्ट क्या कहता है कि जो चिल्ड्रन है उन्हें पूरी प्रोटेक्शन का अधिकार है कि किसी भी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट उनके साथ ना हो, यौन उत्पीड़न ना हो, सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, पोर्नोग्राफी उनके साथ ना हो, अश्लील कोई भी काम उनके साथ ना हो। इसलिए हर स्टेज पे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे रूल्स जो हैं ये बनाए गए हैं, ताकि उन्हें एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। 10th इज़ रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर प्राइवेट प्ले स्कूल्स। नाउ जो प्राइवेट यानी जो निजी प्ले स्कूल हैं उनके लिए भी, चाहे देखो कंट्री में जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है या प्राइवेट है, सब पे ये रूल्स जो हैं ये लागू होते हैं। जो प्राइवेट प्ले स्कूल्स हैं जिनमें 3 to 6 ईयर्स यानी 3 से 6 साल के बच्चे शामिल होते हैं। प्ले स्कूल में तो छोटे बच्चे ही होते हैं ना, कि उनको खेल खेल में सिखाया जाता है, खिलाया जाता है और उनको कुछ कुछ नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू ब्रिंग इंक्लूसिवनेस एंड यूनिफॉर्मिटी इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर समावेशिता और एक रूपता लानी चाहिए, यानी हर तरीके का बच्चा उसमें इंक्लूड हो और उनकी सेफ्टी जो है उसको इंश्योर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, के हर बच्चे को मुफ्त और जो अनिवार्य शिक्षा है उसका अधिकार है। और ये एक्ट आया 2009 में, और इस एक्ट को स्पेसिफिकली अलग से मेंशन किया है आपके सिलेबस में। तो ये जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में है, ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ड्राइव का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करो और पढ़ो, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये कहता है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान की जानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज 12 इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS, जो 2009 में आया, एकीकृत बाल संरक्षण योजना। ये किस पे फोकस करती है, एट एंश्योरिंग प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन, के जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट यानी सुरक्षित वातावरण जो है वो दिया जाए इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस एंड अदर वल्नरेबल चिल्ड्रन।
चाहे वो कमज़ोर बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का बच्चा है, उसके लिए इंक्लूसिव यानी समावेशी वातावरण जो है वो होना चाहिए और उनकी प्रोटेक्शन जो है वो हमें एंश्योर करनी चाहिए। नाउ 13 द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो बाल विवाह है उसको निषेध करने का अधिनियम जो 2006 में आया, ये क्या कहता है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो बाल विवाह हैं वो बंद होने चाहिए। और आजकल तो होते भी नहीं है, बंद हो ही चुके हैं, ठीक है। पहले गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स थी और बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स थी। अब गर्ल्स के लिए भी जो है 21 ईयर्स एज जो है वो कर दी गई है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर बिना बात पढ़ने लिखने की जो एज है, करियर बनाने की जो एज है, उसमें उनके ऊपर ज़ोर ना डाला जाए, उनके ऊपर अननेसेसराइज्ड जो बर्डन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वो ना डाला जाए, इसलिए ये एक्ट जो है वो बनाया गया है। So now 14 Preconception and Prenatal Diagnostic Technique Act 1994। 1994 में ये एक्ट आया, प्री कंसेप्शन यानी गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व। यहाँ पे पहले क्या होता था कि लोग पहले से ही जो है टेक्निक्स यानी मशीनों का यूज़ करके पहले ही पता लगा देते थे कि लड़की होगी या लड़का होगा, और जो कन्याएं हैं उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट जो है ये बनाया, किसको रोकने के लिए, फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री में जो रेशो है, सेक्स रेशो, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा था। तो इस एक्ट को इसका मेन एम्फेसाइज था कि लोगों का जो माइंडसेट है उसको चेंज किया जाए थ्रू ट्रेनिंग, सेंसिटाइजेशन एंड रेजिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस जो है बहुत फैलाई गई इसकी आपको सबको पता ही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और अलग दुर्गा शक्ति योजना जो भी हैं, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थे सारे एक्ट, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यूनिट 5 का जो लास्ट टॉपिक है उस पे भी लेक्चर आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक की जितनी भी वीडियोस हैं इनकी पीडीएफ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा। ये नेल स्टडी टाइम ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है। अगर आपको वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर हर वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर दिया जाता है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, हैव अ गुड डे and all the best for your preparation.